वेलकम टू आफ्टर आवर क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ एनपीओ। मैं ट्राई करूंगा इस पे कि टोटल कंसेप्ट हम कवर कर लें इस पे एनपीओ में क्या क्या चीज़ें रहती हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। एनपीओ में हमको टोटल 3 चीज़ें बनानी होती है। सबसे पहली चीज़ें हमारा वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकेंड चीज़ें हम बनाते हैं वो होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड थर्ड हमको बनाने की जरूरत होती है बैलेंस शीट। किसी किसी क्वेश्चन में हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है एज पर रिक्वायरमेंट, और हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है। तो टोटल हम इन 3 या 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को यूज करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने की होती है। फिर भी ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होता क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं, एक सिंपल सा तुम्हारा एक लेजर है जिसमें हम कैश एंड बैंक का हिसाब रखते हैं। मतलब क्या? इसके ये लेजर इस तरीके से दिखता है। ये साइड तुम्हारा रिसिप्ट का होता है, ये साइड तुम्हारा पेमेंट का आया है। ये रिसिप्ट साइड मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, पैसा आया तो रिसिप्ट में दिखाएंगे, पैसा गया आउटफ्लो हुआ तो हम पेमेंट पे दिखाएंगे। तो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट से तुमको समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट हो है तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक से। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। सिमिलरली पेमेंट साइड का एंड होता है तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। ये तुम्हारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में टोटल जितना भी पैसा आएगा, चाहे किसी भी नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू का हो या कैपिटल का हो। तो रेवेन्यू और कैपिटल में क्या फर्क होता है? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। जो तुम्हारे डेली बेसिस के खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू नेचर के। और जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म में क्या ऐसे खर्चे जिससे तुम्हारा एसेट जनरेट हो रहा है या लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी खत्म हो रही है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर खरीद लिए जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, वो होते हैं तुम्हारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चाहे किसी टाइप का भी एक्सपेंडिचर हो तुम्हारा, वो रिसिप्ट में और पेमेंट में आएगा। पैसा आया तो रिसिप्ट, पैसा गया तो पेमेंट। ये तुम्हारे रिसिप्ट में पेमेंट में इतनी ही चीज़ें होती है। नेक्स्ट हम करते हैं अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम से समझ में आ रहा है, इसमें ये एक ऐसा लेजर है या ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को शो करते हैं। इसका डिफरेंस क्या होता है? तुम्हारा आइदर सरप्लस और डेफिसिट होगा। इसका मतलब क्या? ये भी क्या है, एक टी फॉर्मेट का स्टेटमेंट है। या तुम देख सकते हो लेजर के फॉर्मेट में रहता है। ये साइड तुम्हारा रहता है डेबिट साइड एक्सपेंडिचर रहता है, क्रेडिट साइड तुम्हारा इनकम रहती है। जो भी तुम्हारी इनकम है उसको यहाँ पे शो करेंगे, कोई भी एक्सपेंडिचर इसको यहाँ पे शो करेंगे। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की इनकम यहाँ पे दिखाएंगे और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर शो करेंगे। मतलब क्या? अगर कैपिटल नेचर का पैसा आ रहा है या कैपिटल नेचर का खर्चा हो रहा है तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। इनका जो डिफरेंस रहता है, इसका जो डिफरेंस आएगा, अगर इनकम साइड ज़्यादा है तो हम यहाँ पे दिखा देंगे टू सरप्लस, और हमारा अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है तो हम दिखा देंगे बाय डेफिसिट। ये हमारा सिंपल सा है। इसके अंदर के हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। मैं बस अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ यहाँ पे कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हो गया, एंड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस शीट के बारे में, जो कि आई डोंट थिंक सो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, बिकॉज ऑलरेडी क्लास 11th में फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़े हुए रहते हैं हम। तो वहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट होता है तुम्हारा एसेट एंड लाइबिलिटी के जो बैलेंसेस होते हैं उनको हम यहाँ पे शो करते हैं, जो कि क्या होता है हमारा दोनों साइड टैली होता है। तो हम अब आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। कुछ कुछ ऐसी ऐसे टर्म्स होते हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें दी रहती हैं जिसमें हम क्या सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उन टर्म्स को हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इसमें जो आइटम्स आती हैं उसको हम कहाँ पे किस तरीके से हमारे क्वेश्चन में यूज़ करते हैं उसके बारे में हम उसको डिस्कस करते हैं। तो एक छोटा सा हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का लेजर है, ये हमारा रिसिप्ट है, ये हमारा पेमेंट है।
अब एक चीज ध्यान रखना, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हर चीज आती है। टोटल पैसा जो आया, टोटल जो तुम्हारा खर्चा सब आ जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी आइटम्स दी हुई रहती है, वो आइटम्स का दो ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर वो आइटम कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, या वो चीज़ आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। इन दोनों जगह पे आ सकती है। कौन सी चीज़ें कहाँ जाती है इसको हम समझते हैं। अगर तुम्हारा रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू नेचर इस चीज़ की क्लियरिटी जरूरी है कि ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। अगर तुम रेवेन्यू नेचर को पहचान गए तो ध्यान, रेवेन्यू नेचर ऑलवेज ऑलवेज तुम्हारा रेवेन्यू नेचर कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाएगा। एंड कैपिटल नेचर का अगर रिसिप्ट है तो तुम्हारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगी। अगर तुम्हारा पेमेंट है रेवेन्यू नेचर का, वो जाएगा तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पे। और अगर तुम्हारा कैपिटल नेचर का है, वो जाएगा बैलेंस शीट पे। मतलब क्लियर सी बात है कि तुमको पहचानना यहाँ पे ये है कि जो तुमको रिसिप्ट हुआ है और जो पेमेंट हुआ है वो रेवेन्यू है या, अगर रेवेन्यू नेचर का है तो तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया, और अगर कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट का पार्ट हो जाएगा। अब हम कुछ टर्म्स लेते हैं एंड देखते हैं उस टर्म्स का किस तरीके से हमको इनकम एक्सपेंडिचर में बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करते हैं उन लोग चीज़ों को। रिसिप्ट हमेशा स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश तुम्हारे जैसे काम का नहीं होता है जब तक तुमको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी होती, उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अगर दिया हुआ है तो याद रखना, सब्सक्रिप्शन जो है क्या है, तुम्हारा रेवेन्यू नेचर का है। बार बार क्या करते हैं, जो तुम्हारे मेंबर्स होते हैं मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं तुम्हारे क्लब के या तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने रहने के लिए। ये तुम्हारी क्या है, इनकम होती है। दिस विल बी शोन इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे दिखा देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे शो करेंगे, वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अगर तुमको डोनेशन मिला है, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है कि डोनेशन किस नेचर का है या क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे ओनली डोनेशन दिया हुआ है तो तुम्हारी इनकम यहाँ पे दिखा देंगे हम बाय डोनेशन। उसी तरीके से अगर मान लो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, ये अगर डोनेशन क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन है या स्पेशल पर्पस डोनेशन है, जहाँ पे तुमको बता दिया गया है कि इस पर्पस पे दिया जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगी, तुम्हारी ये लायबिलिटी हो जाएगी। स्पेसिफिक डोनेशन को लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। वैसे एक टर्म है लीगेसी। अगर तुम्हारे रिसिप्ट साइड में तुमको लीगेसी दी हुई है तो ये लीगेसी को हम कहाँ पे शो करते हैं। ये जो लीगेसी रहती है का मतलब होता है कि जो पर्सन अपने विल पे लिख के गया है कि आफ्टर माई डेथ मेरी प्रॉपर्टी या मेरा एसेट इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देना, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन को जो एसेट रिसीव होता है उस विल के जरिए, वो होता है हमारा लीगेसी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी इनकम होती है, इसको हम शो कर देंगे बाय लीगेसी। बट अगेन अगर लीगेसी में वो लिख दिया हो कि मैं जो ये डोनेशन कर रहा हूँ वो स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए अपने बिल पे चीज़ लिखा हूँ मैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन इस पर्पस के लिए यूज़ करे, तो फिर लीगेसी लायबिलिटी में भी आ सकती है। एक और टर्म होता है तुम्हारे रिसिप्ट साइड में, होता है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है, अगर तुम्हारे रिसिप्ट साइड में लाइफ मेंबरशिप फी लिखी हुई है तो ध्यान रखना कि ये वो पैसा है जहाँ पे तुमको कोई मेंबर तुमको वन टाइम पैसा दे दिया है एंड अब वो तुम्हारा लाइफ टाइम मेंबर रहेगा। मतलब क्या है, वो जब तक उसकी लाइफ है तब तक तुमको उससे अपना मेंबर बना के रखना पड़ेगा। फिर तुम्हारी क्या हो जाएगी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, तुम्हारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो लाइफ मेंबरशिप भी क्या है, लाइबिलिटी का पार्ट बनता है, वो तुम्हारा इनकम में नहीं आएगा। वैसे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे पेमेंट्स में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया होगा बाय ऑनोरेरियम। इसका मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये तुम्हारा रेवेन्यू नेचर का है, इसको हम कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे टू ऑनरेरियम करके। ये ऑनरेरियम ये होता है कि जब जहाँ पे कोई पर्सन एज ए स्पेशल गेस्ट आ रहा है एंड कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया, आउट ऑफ कर्टसी हम क्या करते हैं, उस पर्सन को कुछ ऐसे गिफ्ट देते हैं या कुछ पैसा देते हैं, तो वो जो पैसा दिया जाता है उनको हम बोलते हैं उसको ऑनरेरियम। ये हमारा खर्चा है। अब यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं, हम कोई फर्नीचर खरीदे बाय फर्नीचर। अब ये देखना फर्नीचर क्या है, हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। जैसे यहाँ पे कहाँ दिखाएंगे उसको, एसेट में दिखा देंगे फर्नीचर, यहाँ पे एसेट में शो हो जाएगा वो। सिमिलरली अगर तुम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बाय इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, तुम्हारी एसेट में आएगा। उसी तरीके से अगर तुम किसी को सैलरी दे रहे हो या वेजेस दे रहे हो,
तो वो क्या है तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी चीज़ें दी हुई रहेंगी वो आइदर इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जो अकाउंट होता है ये बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। बट इसके लिए हमको कुछ एडजस्टमेंट सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे एडजस्टमेंट हैं जिनके बिना हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो उनमें से हम एक एक चीज़ों को क्लियर कर जाते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट हमको आने चाहिए। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस एडजस्टमेंट से स्टैंड अलोन 3 मार्क क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए, जो कि होता है तुम्हारा सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है? मंथली या ईयरली जो तुम मेंबर्स की तरफ से पैसा मिलता है फॉर बीइंग ए मेंबर, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या एडजस्टमेंट होता है? इसमें क्या एडजस्टमेंट होता है? तो हमेशा याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करेंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाए जाते हैं। मतलब क्या? अगर वो खर्चा इस साल का है तो दिखाएंगे, इनकम इस साल की है तभी दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर का या फ्यूचर ईयर का शो नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अगर सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल लेके समझें इसको, तो एक पर्सन है 2018 से मेंबर बना हमारा, 2018 में हमको उसका अपनी मेंबरशिप फी दे दिया, 2019 में हमको नहीं दिया है, 2020 में हमको 19 का एंड 20 का दोनों को एक साथ दे दिया, 19 का भी दे दिया एंड 20 का भी दे दिया। अब अगर तुम 2020 का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो यहाँ ध्यान रखना, ये जो तुमको इनकम हो रही है कब की है? 2019 की है। ये तुम्हारी 20 की इनकम नहीं है, तुमको रिसीव अभी हो रही है, तुम्हारी इनकम 20 की नहीं है। तो क्या करेंगे हम 2020 के इनकम एक्सपेंडिचर के बनाते समय सिर्फ और सिर्फ इसको हम कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं कि ओनली करेंट ईयर इनकम और एक्सपेंडिचर आता है। तो हमको उस करेंट ईयर में कितना इनकम है या करेंट ईयर का कितना एक्सपेंडिचर है, हमको वो चीज़ें निकालनी पड़ती है। तो सब्सक्रिप्शन के केस में हमको क्या करना होता है ये हम समझते हैं। एक सिंपल सा लाइन में कंप्लीट करना चाहे तो ये होता है कि अगर सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का है, इस साल का है तो आएगा, प्रीवियस ईयर का है तो नहीं आएगा, अगर कोई एडवांस में दे दिया तो वो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं हम, उस स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जिस साल का तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो उस साल में तुमको टोटल कितना रुपए मिला, सब्सक्रिप्शन के नाम से टोटल कितना रुपए मिला। अभी डिपेंड नहीं करता कौन से साल का। क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार हर साल का अलग अलग दिया हुआ रहता है, तुमको क्या करना है टोटल जितना मिला हुआ है, चाहे पास्ट ईयर का हो, फ्यूचर का हो, करेंट ईयर का हो, सबको एक साथ यहाँ पे शो कर देना है। इसमें कुछ चीजें हम लेस करेंगे। क्या चीज लेस होगी? तो सबसे पहले यहाँ पे हमको इस साल एक ऐसा पैसा मिला जो कि प्रीवियस ईयर का था। मतलब क्या? पिछले साल कोई पर्सन हमको पैसा नहीं दिया था, वो पर्सन हमको इस साल पैसा दिया जो कि पिछले साल को बिलोंग करता है। पैसा हमको इस साल मिला है पिछले साल का, तो इस साल की इनकम नहीं है, वो कब की इनकम है? पिछले साल की इनकम है। इसलिए उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे। तो माइनस तो करेंगे, समझ में आ गया, बट लिखेंगे क्या? इसको लिखा जाता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन माइनस कर रहा हूँ, ये क्या था? आउटस्टैंडिंग था। कब आउटस्टैंडिंग था? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में ये आउटस्टैंडिंग था। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमको रिसीव हुआ है, उस चीज को हम माइनस कर दिए। क्लियर है? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, इस साल मिला तो माइनस। अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है अभी तक नहीं मिला है तो फिर माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकेंड चीज जो हम लेस करेंगे वो रहेगी हमारी वो पैसा जो इस साल मिला है बट है कब का? फ्यूचर का। इसका मतलब क्या कि कोई पर्सन एडवांस में दे दिया है, नेक्स्ट ईयर का भी पैसा इस ईयर में दे दिया है, तो नेक्स्ट ईयर का पैसा इस ईयर में मिला हुआ है, तो इस ईयर की इनकम नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर में ही इनकम मानी जाएगी। इसलिए क्या करेंगे? करेंट ईयर के रिसिप्ट में से उसको हम माइनस कर देंगे, तो उसको हम क्या लिखते हैं? एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्योंकि हमको क्या मिल रहा है? फ्यूचर ईयर के लिए पहले से मिल गया, तो हमारा हो गया एडवांस सब्सक्रिप्शन। कब मिला? ये साल के आखिरी में मिलेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर।
साल के एंड में जो एडवांस बच गया वो कब का होगा, हमारे फ्यूचर ईयर का होगा, इस साल का नहीं होगा, इसलिए उसको माइनस करेंगे। अब सिमिलरली कुछ चीजें ऐड करना है हमको। जो सबसे पहली चीज हम ऐड करेंगे वो है हमारा, अगर इस साल का कोई पैसा नहीं दिया हमको, अब बाद में कब देगा हम नहीं जानते, बट इस साल का पैसा हमको अभी तक नहीं मिला है, हमको पैसा नहीं मिला है, रिसिप्ट नहीं हुआ है, बट ये देखिए कि पैसा कभी ना कभी तो मिलेगा, तो ये हमारी इनकम है। और दो हमको पैसा नहीं मिला हुआ है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते समय बोला जाता है कि पैसा चाहे मिले या ना मिले, ड्यू हो गया मतलब इनकम हो गई। यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में कौन सा सब्सक्रिप्शन बच गया, मतलब क्या, इस साल के एंड में मेरा कौन सा सब्सक्रिप्शन हमको नहीं मिला हुआ है करंट ईयर का, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक और चीज, लास्ट चीज है जो यहाँ पे ऐड करने की है हमको, वो है हमारी वो पैसा जो हमको प्रीवियस ईयर में मिल गया था इस साल के लिए। मतलब क्या, प्रीवियस ईयर में हमको एडवांस मिला था ताकि इस साल क्या करें, उसको यूज करने का। इस साल का पैसा हमको एक साल पहले मिल गया था, पहले मिल गया, अभी नहीं मिला है हमको, अभी नहीं मिला है। कब मिला था, प्रीवियस ईयर में मिला था, पर है कब का, करंट ईयर का, इसलिए आप उसको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। उसको क्या लिखते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कब मिला था ये, पिछले साल मिला था, तो ये कब होगा, एडवांस बिगिनिंग में रहेगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब ये जो तुम्हारा टोटल अमाउंट आएगा, इस अमाउंट को हम शो करते हैं इनकम में, ये हमारी इनकम है। अब इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं। ये जो अमाउंट है एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस है कब है, एंड ऑफ द ईयर पे, ये तुम्हारा दिखाया जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसको हम दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कब का है, एंड ऑफ द ईयर पे, इसको हम दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। एंड ऑफ द ईयर मतलब साल का आखिरी होता है, तो क्लोजिंग में आएगा। आउटस्टैंडिंग है मतलब क्या, एसेट हो जाएगा। ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो कि बिगिनिंग में है, इसको हम दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। एंड लास्ट में ये जो पैसा है एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि बिगिनिंग में था, तो हम दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर। ये हमारा सब्सक्रिप्शन टोटल कंप्लीट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन को बनाने का एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेजर के थ्रू, बट मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा बेटर, अच्छा तरीका है। अगर ये चीज़ में मुश्किल हो रही है तो एक लाइन में तुम इसको समझ सकते हो, तो वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय तुमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सब्सक्रिप्शन का कितना जाएगा इनकम पे, ओनली करेंट ईयर का, तो वो पैसा जो करेंट ईयर में मिलना चाहिए था पूरा आ जाएगा। अब इसमें पिछले साल का कुछ मिला है उसको हटा देंगे, फ्यूचर ईयर का कुछ मिला हुआ है उसको हटा देंगे, कुछ नहीं मिला हुआ है उसको जोड़ देंगे, कुछ एडवांस में मिल गया था उसको भी जोड़ देंगे। मतलब करंट ईयर में कितनी इनकम होनी चाहिए थी पूरा पूरा यहाँ पे दिखा देंगे। ये होता है तुम्हारा सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं हम कि कैसे सॉल्व होता है। हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, from the following information calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account। क्या पूछा है यहाँ पे, amount of subscription to be credited to income and expenditure account, मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना हमको शो करना है, कब के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर का तुम अकाउंटिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018, मतलब ओपनिंग बैलेंस का इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे दे रहा है। ये सब्सक्रिप्शन इन एरियस 50,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000। हम इसको इतना समझते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियस, कब के एरियस है ये,
1 अप्रैल 2018 में ये ऑलरेडी एरियर है, मतलब कब के एरियर होंगे ये, प्रीवियस ईयर के एरियर से ये जो हमको नहीं मिला है, पिछले साल का पैसा हमको अभी तक नहीं मिला हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, ये कब का एडवांस है, हमको पिछले साल एडवांस मिला था, मतलब कब का बिलोंग करता होगा, करेंट ईयर को बिलोंग करता है, और मिला कब था, प्रीवियस ईयर में मिला था। इसके बाद आगे दिया हुआ है 31 मार्च, मतलब क्या है ये, तुम्हारा क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स कब का है ये, क्लोजिंग एरियर्स कितने, 25,000, कब, 31 मार्च, मतलब क्या, साल के आखिरी में 25,000 का एरियर्स है। उसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इस साल के एंड में एडवांस कितना है, 70,000, का मतलब क्या है कि ये हमको फ्यूचर ईयर के लिए मिला हुआ है। हमारे अभी बता रहा है यहाँ पे कि 31 मार्च 2019 को 70,000 का एडवांस है, मतलब कब के लिए हुई है, आने वाले साल के लिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 3 लाख, मतलब इस साल हमको कितना मिला है, टोटल 3 लाख मिला हुआ। आगे जो दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स, अभी भी एरियर में है, कब का, फॉर द ईयर 17-18, मतलब क्या 17-18 मीन्स प्रीवियस ईयर का एरियर अभी भी कितना बचा है, 10,000 है। इसकी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे दी हुई थी, जो कि कितनी है, 50,000, टोटल 50,000 एरियर था प्रीवियस ईयर का, उसमें से हमको अभी भी 10,000 नहीं मिला है, इसका मतलब क्या, हमको 40,000 मिला होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहली चीज हम वो लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिसीव किए हैं हम, 3 लाख, हम टोटल 3 लाख रिसीव किए। अब इसमें हमको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें माइनस करनी है, तो पहले हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस, क्या माइनस करना है हमको, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, कब का ये, बिगिनिंग का 50,000, बट हमको कितना मिला हुआ है, 50,000 एरियर था, उसमें से हमको 10,000 अभी तक नहीं मिला है, 50,000 एरियर है एंड 10,000 अभी तक नहीं मिला है, इसका मतलब क्या, 40,000 हमको अभी मिला हुआ होगा, इसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ये 40,000 अभी का नहीं है, प्रीवियस ईयर का है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, 40,000 माइनस। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है यहाँ पे 30,000, जो कि ओपनिंग में है, पर पिछले साल 30,000 एडवांस मिला था, जो कि इसको किसको मानेंगे हम, करेंट ईयर का मानेंगे, तो यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे 30,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 25,000, अब यहाँ पे इसको समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जो दिया हुआ है, ट्रीटमेंट में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे तुमको बता रहा है कि 25,000 तुम्हारा एरियर है, कब, 31 मार्च 2019 को। अब ये बता रहा है कि 31 मार्च 2019 के दिन टोटल 25,000 आउटस्टैंडिंग है, टोटल जब 25,000 है, उसमें से 10,000 कब का है, ये प्रीवियस ईयर का है, तो ये 10,000 इस साल का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग से माइनस करेंगे, यहाँ पे 10,000 माइनस कर दिए, तो कितना बचेगा, 15,000, ये तुम्हारा करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ये इस साल का पैसा है, हमको अभी तक नहीं मिला हुआ है, और इस साल की इनकम होती अगर मिल जाता, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000, लास्ट में दिया हुआ है 70,000, ये कब का एडवांस है, हमको अभी मिला हुआ है, जबकि क्या होगा, साल के आखिरी में एडवांस बचा है, मतलब फ्यूचर ईयर का है, या इस साल की इनकम नहीं है, करेंगे माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द 70,000 माइनस, यहाँ पे जो
टोटल आएगा तुम्हारा 2,35,000। ये तुम्हारा इनकम हम शो करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। ये तुम्हारा सॉल्यूशन। बट यहाँ पे मैं और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है या बड़ा क्वेश्चन होता है एंड तुमको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ती, तो कौन सा अमाउंट कहाँ पे जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये अमाउंट जो रहता है 3 लाख, ये तुम्हारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में शो कर रहा होगा। 3 लाख तुमने रिसीव किया है। ये जो 40,000 है ये कब का है? एट द बिगिनिंग, मतलब समझ लीजिए तुम्हारा ये ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम है और एरियर है, मतलब तुम्हारा ये एसेट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं। ये भी तुम्हारा बिगिनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, दैट्स कंफर्म। और बिगिनिंग में क्या बोला हुआ है? एडवांस। इनमें क्या बोला हुआ है? ये एडवांस है, मतलब कहाँ पे शो करेंगे? लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे देखना कि एंड है मतलब क्या होगा? तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस शीट रहेगी। अब इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या है तुम्हारा? ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग है तो एसेट होगा। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 15,000 जो तुम्हारा है तो आएगा ही आएगा, प्लस 10,000 भी आएगा। कौन सा 10,000 है? जो हमको नहीं मिला हुआ है। इस 50,000 में से जो हमको 40,000 मिला है और 10,000 अभी भी नहीं मिला है, इसलिए क्या दिखाएंगे हम? 10,000 ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ये 10,000 हमको और मिलने वाला है। सिमिलरली यहाँ भी 10,000 हम ऐड करेंगे, तो ये क्या है तुम्हारा? 40,000 हमको मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे माइनस किए। एक्चुअल एरियर कितना का था? 50,000 का था, इसलिए हम टोटल 50,000 शो करेंगे। और ये जो तुम्हारी लास्ट की अमाउंट है एंड का है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन है, मतलब लायबिलिटी। ये तुम्हारा कंप्लीट डिटेल कौन सी चीज कहाँ पे जाती है। और ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये तुम्हारी क्या है? इनकम है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में हम शो करते हैं। अब मूव करते हैं हम टॉपिक पे, जो है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? ये बहुत ही सिंपल सा है एंड मार्क फैचिंग है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो हम समझते हैं कि एक्चुअल में जो फंड होते हैं उसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप जो है तुम्हारा जनरल फंड एंड सेकंड है तुम्हारा स्पेसिफिक फंड। अभी जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड में क्या फर्क है? जनरल फंड, ये फंड कहीं भी तुम यूज कर सकते हो, ये तुम्हारा इनकम है। इसको हम हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के इनकम में लेंगे। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसमें कोई सोचने की नहीं है। क्वेश्चन में अगर सिर्फ फंड दिया हुआ है या डोनेशन दिया हुआ है एंड पर्टिकुलर कुछ बताया नहीं है उसके बारे में, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट जाएगा इनकम में जाके शो कर दिया जाएगा। बट अगर स्पेसिफिक फंड होगा तो स्पेसिफिक फंड के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उसके ट्रीटमेंट के बारे में सीखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। तो हम इसको समझते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को हम समझ लेंगे कि अगर मान लो तुमको कोई पैसे दे और बोले कि इस चीज़ को पर्टिकुलर इसी पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो तुम्हारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस पैसे को उसी पर्पस के लिए यूज़ करो जिस पर्पस के लिए तुमको मिला था। मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ये लायबिलिटी है। अगर तुम कहीं और खर्चा कर दिए उस पैसे को, तो क्या होगा? तुमको पर्पस के लिए वापस कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके खर्चा करना पड़ेगा। मतलब क्या है? वो तुम्हारी अल्टीमेटली एक लायबिलिटी बन रही है। इसलिए क्या होता है? ये स्पेसिफिक फंड को हम लायबिलिटी में शो करते हैं। स्पेसिफिक फंड हमारा इनकम में नहीं आएगा, ये हमारी लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। अब इसका और क्या ट्रीटमेंट होता है? इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, किसी फंड का नाम लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं टूर्नामेंट फंड। हमको मिला है फॉर एग्जांपल 50,000। तो हमको एक फंड मिला हुआ है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब इस फंड का पैसा जो है हम सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, किसी और पर्पज के लिए यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। अब आगे मैं कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया एंड मैं उस पर कुछ खर्चे किया। मान लेते हैं टूर्नामेंट फंड से हम पैसा यूज़ किए एंड टूर्नामेंट हम किए एंड उसके लिए हमारा खर्चा हुआ, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर हुआ। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 45,000। तो 45,000 हमारा खर्चा हो गया, अब 5,000 बचा। तो ये जो एक्सपेंडिचर है हमारी, इस एक्सपेंडिचर को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। बिकॉज क्या है? ये तुम्हारा लाइबिलिटी थी, तुम लाइबिलिटी खर्चा किए हो, तुम अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी से माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर।
ये कब करना है हमको? जब तुम्हारे पास कोई फंड अवेलेबल है एंड जिस पर्पस के लिए फंड था, अगर तुम उसी पर्पस के लिए खर्चा कर रहे हो तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर साइड में नहीं आएगा, लायबिलिटी से माइनस हो जाएगा। बट अगेन मान लेते हैं ये अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा खर्चा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया 58,000। अब क्या करेंगे, 8,000 तो नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास कि हमारे पास तो फंड उतना नहीं था जितना हम खर्चा कर दिए, तो ये 8,000 जो होगा तुम्हारा एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे, जो तुम्हारी लायबिलिटी थी वो अब खत्म हो जाएगी। ये टूर्नामेंट का सिंपल सा ट्रीटमेंट है। इसमें और भी थोड़ी सी कुछ चीज़ें आती है, उसको हम समझते हैं। मेरे को जब ये फंड मिला तब मेरे को टूर्नामेंट करवाने का नहीं था, तो मैंने इस फंड को क्या किया, अगर ऐसे ही पड़े रहता तो कुछ काम नहीं आता, तो मैंने इस फंड को यूज़ किया या कहीं पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब जब फंड को जब यूज़ करो या फंड को कहीं पे इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल लेते हैं मैंने एफडी करवा लिया इस फंड का, 2 साल बाद टूर्नामेंट करवाना था तो 2 साल की एफडी करवा ली। अब जब मैं एफडी करवाया तो मेरे को इस एफडी से इंटरेस्ट मिलता होगा। अब यहाँ पे सोचना, मैं एफडी कहाँ से कराया, टूर्नामेंट फंड को यूज़ करके एफडी कराया एंड इस एफडी की वजह से मेरे को इंटरेस्ट मिला। ये इंटरेस्ट इनडायरेक्टली कहाँ से मिल रहा है, टूर्नामेंट फंड को यूज़ किया इसलिए। तो टूर्नामेंट फंड का पैसा मतलब स्पेसिफिक फंड का पैसा अगर तुम यूज़ कर रहे हो एंड उससे कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, कैसी भी इनकम हो, तो वो इनकम तुम्हारा क्या होता है, इस स्पेसिफिक फंड में आके ऐड हो जाता है। इस इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, कोई भी अमाउंट होगा। तो मतलब क्या हो गया कि अगर तुम स्पेसिफिक फंड को यूज़ कर रहे हो एंड स्पेसिफिक फंड से कोई भी इनकम होगी तो तुम्हारे स्पेसिफिक फंड में जाके ऐड हो जाएगी। मतलब क्या, स्पेसिफिक फंड तुम्हारा बढ़ता जाएगा, मतलब तुम्हारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैच फंड 80,000 है हमारे पास, यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, मतलब क्या ये हमारी लायबिलिटी है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट 70,000 दिया। मैच फंड बैंक बैलेंस 35,000। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 2880। मैच एक्सपेंसेस 5,500। अब इसको कहाँ पे किस तरीके से शो करेंगे ये हम देखते हैं। ये हमारा जनरल फंड है नहीं, ये इनकम में तो आने से रहा, स्पेसिफिक फंड है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं छोटी सी। अब हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे क्या हुआ, मैच फंड, अभी लिख देते हैं हम मैच फंड 80,000। हमको क्या हुआ, आगे क्या हुआ है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। हम क्या किए, मैच फंड के पैसे को इन्वेस्ट करके रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे फंड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, पर ये रहेगा कि हम उस पैसे को कैश में था हमारे पास, उसको हम क्या कर दिए, इन्वेस्टमेंट में बदल दिए। तो यहाँ पे लिख देंगे मैच फंड इन्वेस्टमेंट 72,000। आगे दिया हुआ है मैच फंड बैंक बैलेंस। मैच फंड का हमारे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है बैंक में, 3,500। हमारा एसेट है, एसेट में शो कर देंगे। इसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये जो 2,800 हमको मिला हुआ है, 2,880 कहाँ से मिला हुआ है, इंटरेस्ट मिला हुआ है किस चीज़ का, मैच फंड का जो पैसा इन्वेस्ट किए थे वहां से पैसा मिला। ये जो पैसा मिला हुआ है हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे इंटरेस्ट फ्रॉम मैच फंड इन्वेस्टमेंट, कितना 2,880। इससे क्या होगा, तुम्हारा मैच फंड का फंड बढ़ता जाएगा। और जो मैच एक्सपेंसेस है, तब क्या, जिस पर्पस के लिए फंड था उस पर्पस के लिए खर्चा भी किया हो तो उसी पर्पस से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे मैच एक्सपेंसेस 500। अब ये जो अमाउंट आएगा इसको हम आउटर कॉलम में शो करेंगे 77,380। ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसी तरीके से कोई भी स्पेशल पर्पस फंड मिल रहा है या स्पेसिफिक डोनेशन मिल रहा है या स्पेसिफिक फंड मिल रहा है, सब क्या ट्रीटमेंट इसी तरीके से होता है। बस एक स्पेसिफिक फंड है इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, उसको हम समझते हैं अभी यहाँ पे। तो बोलते हैं बिल्डिंग फंड या पैवेलियन फंड भी कहा जाता है। इसका अब एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एंड फिर उसको हम डिस्कस करेंगे उसका ट्रीटमेंट क्यों अलग टाइप का होता है, तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैवेलियन इज 6 लाख। क्या किया हमने, 6 लाख रुपया पैवेलियन के कंस्ट्रक्शन में खर्चे किए। नेक्स्ट दिया हुआ है द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट
कंप्लीटेड, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक काम चल रहा है। पेविलियन फंड एज दैट 31 मार्च 2018 इज 10 लाख। क्या दिया हुआ है? 31 मार्च 2018 में हमारे पास कितना पेविलियन फंड? 10 लाख रुपया अवेलेबल है। एंड कैपिटल फंड ऑन 31 मार्च 2018 इज 20 lakhs। आपका ये कैपिटल दिया हुआ है 31 मार्च 2018 का 20 लाख। डोनेशन रिसिव्ड फॉर पेविलियन ऑन 1 जनवरी 2019, मतलब कब का बता रहा है? यहाँ पे ईयर 18-19 का बता रहा है कि हमको 18-19 में कितना मिला हुआ है? 5 लाख का और डोनेशन मिला है फॉर पेविलियन या बिल्डिंग। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा हम इसको समझते हैं। ये भी स्पेसिफिक फंड है, तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट ही बनानी पड़ेगी। लाइबिलिटी साइड, दिस इज एसेट साइड। यहाँ पे जो लिखा हुआ है पेविलियन फंड एज द 31 मार्च 2018, मतलब क्या है? ये 1 अप्रैल 2018 का भी बैलेंस है। दैट मीन्स ईयर 18-19 का ओपनिंग बैलेंस है। ये कितना रुपया है? 10 लाख। यहाँ पे हम शो करेंगे पेविलियन फंड ₹10 लाख। नेक्स्ट हमको यहाँ पे कैपिटल भी दिया हुआ है जो कि हमारी ओपनिंग कैपिटल है, उसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं कैपिटल 20 लाख। नेक्स्ट हमको यहाँ पे बताया हुआ है कि हमने 6 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया, तो इस पर्पस का फंड था, उस पर्पस के लिए हमने यूज़ कर लिया, हम इसको माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर 6 लाख। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि 5 लाख रुपए तुमको डोनेशन मिला है, मतलब क्या फंड और बढ़ गया तुम्हारा, प्लस रिसिव्ड, कितना रिसीव किए हैं हम? 5 लाख। तो यहाँ पे देखो 10 लाख में से 6 लाख माइनस करना है हमको, बिकॉज खर्चा हो गया, एंड 5 लाख हमको रिसीव हो गया। क्या चीज़ है तुम्हारा? 5 लाख नया फंड। तो अब तुम्हारा बैलेंस क्या बचेगा फंड में? 9 लाख। क्वेश्चन इतने में खत्म नहीं होता है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट बचा हुआ है। यहाँ पे देखना, तुमने पैसा खर्चा किया, तुम्हारी लायबिलिटी कम हो गई, तो तुम 6 लाख खर्चा किए, 6 लाख की लायबिलिटी कम हो गई। पर ये सोचने वाली बात है कि तुम्हारे पास एक बिल्डिंग आ गई, अब बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, तो बिल्डिंग तुम्हारी है, कितना खर्चा किया बिल्डिंग में? 6 लाख। तो बिल्डिंग तो तुम्हारे पास बन गई, ऑल्दो क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट है तो बिल्डिंग, उसका कुछ तो वैल्यू होगा। 6 लाख की तुम्हारे पास एसेट बन गई। अब ये एसेट कहाँ से बनी? फ्री में बन गई ना, बिकॉज तुमको पैसे कहाँ से मिले थे? थ्रू डोनेशन। तुमने उसको खर्चा कर दिया, पैसे मिले, पैसे खर्चे हो गए, बात खत्म। बट यहाँ पे क्या हुआ? तुम्हारे पास एक एसेट जनरेट हो रही है। एसेट कहाँ से बनी? फ्री ऑफ कॉस्ट बन गई, तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाना नहीं पड़ा तुमको। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा कैपिटल में एडिशन हो जाएगा। हम क्या करेंगे? प्लस बिल्डिंग पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख। अब तुम्हारा कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे 26। ये तुम्हारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग या पेविलियन फंड दिया होगा, तो हमको इस तरीके से करना होता है। पूरा सेम है, स्पेसिफिक फंड के जैसा था। ये जो हम ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे, ये ट्रीटमेंट करते हैं, पैसा जो फंड में आता है वो यहाँ पे शो कर देते हैं। हम जो खर्चा किए उसको माइनस कर दिए, जो हमको मिला उसको हम ऐड कर दिए। बट जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे एक एसेट जनरेट हो रहा है, एंड एसेट कहाँ से जनरेट हो रही है? बिकॉज हमको ये फ्री में मिल रहा है, ये हमारे ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बस ये एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है इसमें, जो कि एसेट में और कैपिटल में इसको हमको शो करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंजम्पशन। कंजम्पशन जो टॉपिक है ये हमको काम आएगा बुक्स जब दिया होगा, मेडिसिन दिया होगा, या स्टेशनरी होगा, या स्पोर्ट्स आइटम होगा। इन सब चीज़ों के लिए कंजम्पशन काम आता है। एक्चुअल में कंजम्पशन का मतलब, इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल लें। सपोज मेरे पास स्टेशनरी अभी 500 की है, मैं और स्टेशनरी परचेज कर रहा हूँ 2000 की, टोटल मेरे पास 2500 की स्टेशनरी है। अब इसमें से मेरे पास एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड मेरे पास अभी बैलेंस बचता है 800 का। अब ये जो डिफरेंस है, मेरे पास 2500 था, 800 का बैलेंस सिर्फ बच रहा है, तो 1700 ठीक है हमारा कंजम्पशन है। मतलब क्या? कितना खर्चा है।
अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है समझना कि इनकम एक्सपेंडिचर में 1700 एक्सपेंडिचर में आए, ना कि जो हम परचेज की, ये तो परचेज किए हम, जो परचेज की वो हमारा खर्चा नहीं है, जितना यूज हो गया वो हमारा खर्चा है, और जो बचा हुआ है वो हमारा एसेट है। ये कौन सा एसेट है? साल के एंड में या रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में बचा हुआ है, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा एसेट, और ये पहले से था ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा एसेट। तो इस तरीके से हमको कंजम्पशन निकालना होता है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में कंजम्पशन निकलता कैसे। कंजम्पशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। जिस चीज का हम कंजम्पशन निकाल रहे हैं उसका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे, प्लस परचेस, जो हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर ये यहाँ पे आ जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम माइनस कर देंगे। ये जो तुम्हारा बैलेंस आएगा ये बैलेंस को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन। ये जो अमाउंट है हमारी ये जाएगी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड पे। कंजम्पशन में सिर्फ इतना ही है, बट कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है कि तुमको परचेज नहीं दिया रहता, पर जब परचेज नहीं दिया रहता है तो वो परचेज कैलकुलेट करना पड़ता है। तब उस केस में हम किस तरीके से परचेज को कैलकुलेट करते हैं अब वो समझते हैं। अगर क्वेश्चन में परचेज कैलकुलेट करना पड़ा तो हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम कितना पैसा दिए, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ये कौन से क्रेडिटर्स है? ये वो क्रेडिटर्स है जिसका हम कंजम्पशन निकाल रहे हैं। फिर हम माइनस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स। ये जो तुम्हारा बैलेंस आएगा ये है तुम्हारा परचेज। अब क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है उसको हम यूज करके कंजम्पशन इजीली निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड उसका सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके समझते हैं कि किस तरीके से कंजम्पशन कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द टर्म स्टेशनरी यूज। मतलब क्या, स्टेशनरी का कंजम्पशन हमको निकालना है इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमको यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 1 अप्रैल 2018। मतलब क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है 12,000 का। उसके बाद हमको दिया हुआ है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एज एट 1 अप्रैल 2018। ये भी हमारा क्या है, ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है हमको 25,600 का। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। कितना पे किए हम, 1,40,000 पे किए हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2019, ये हमारा क्या है, क्लोजिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ये भी हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। अब इसका देखते हैं हम यहाँ पे कि कंजम्पशन किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 12,000। इस पे हमको ऐड करना होता है परचेस, प्लस परचेस। अब परचेस की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे पता नहीं है, तो हम परचेस निकालेंगे। परचेस निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट पेड 1,40,000। इस पे हम माइनस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स 25,600। इस पे हम ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स 24,000। ये जो अमाउंट आएगी ये है हमारा परचेस। ये आता है हमारा 1,38,400। इस पे हम करेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक विच इज 23,200। अब जो आउटर कॉलम में उसका हम जब टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि होगा हमारा कंजम्पशन, एंड दैट इज 1,27,200। दिस इज अवर कंजम्पशन, जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का होगा।
उसको देखते हैं हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे हम क्या निकालना है, मेडिसिन का कंजम्पशन निकालना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 लाख, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 90,000, कैश परचेज 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,30,000। पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन तो पूरा सेम है, वहां भी ओपनिंग स्टॉक दिया था, ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक दिया था, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ था। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कैश पेड नहीं दिया, यहाँ पे दिया हुआ है कैश परचेज। यहाँ पे दिया हुआ है कैश परचेज, कैश पेड के बारे में यहाँ पे बताया ही नहीं है। सेकंड चीज यहाँ पे देखेंगे, अगर तुमको यहाँ पे कैश पेड नहीं दिया हुआ है, बस 1,30,000 तुम्हारा परचेज आ गया, वो भी कैसा है, कैश परचेज है। तो अब परचेज में क्रेडिट परचेज भी तो हो सकती है ना, तो क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा क्रेडिट परचेज है या नहीं है, बिकॉज क्रेडिटर्स को पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। तो क्रेडिट परचेज जो हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हिडन इंफॉर्मेशन जैसी है वो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुमको, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है 1,30,000 एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना था 90,000 था। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ओपनिंग क्रेडिटर्स 90,000 का ऑलरेडी था और अभी बढ़ के कितना हो गया है क्लोजिंग पे 130। मतलब क्या समझ में आ रहा है इन दोनों को देख के कि 40,000 का क्रेडिट परचेज तो कंफर्म है। कैसे भाई, तुम्हारे पास 90,000 देने का था, अब कितना देने का है 1,30,000 देने का है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है तुम्हारा 40,000। ये कैसे बढ़ गई उधारी, बिकॉज तुम उधारी परचेज किए रहोगे। तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज कितना हो जाएगा तुम्हारा 40,000 का। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, इस पे हम ऐड करेंगे परचेज। तो परचेज में हमको कैश दिया हुआ है 3 लाख का, एंड क्रेडिट परचेज के लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग और ओपनिंग क्रेडिटर्स का डिफरेंस लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,30,000 माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। अब ये जो अमाउंट आएगा ये होगा हमारा कंजम्पशन। तो हमको टोटल बस इतना ही करना है, कंजम्पशन में बस इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं कंजम्पशन पे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस तुमको ओपनिंग परचेज माइनस क्लोजिंग करना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो उसको हम क्या मानेंगे, तो इंफॉर्मेशन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है या क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, बट कई बार चीज़ें हिडन भी हो सकती है। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हमारा एनपीओ में ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर हो गया है। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि अब बहुत ही जनरल टॉपिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल या डेप्रिसिएशन का। तो ये सब बहुत छोटे छोटे एडजस्टमेंट होते हैं। तो हम एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड उसमें हम इन सब चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो हम अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे तुमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 के। इसमें दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड हमारे पास 10,000, कैश एट बैंक हमारे पास 21,900 है। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। फिर दिया हुआ है एंट्रांस फीस, ये हमारी इनकम होती है। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि क्वेश्चन पढ़ते हुए तुम वहाँ पे मार्क दे दो कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी, कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो ये क्या होता है, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, ये भी तुम्हारा क्या है, इनकम का पार्ट है एंड बैलेंस शीट में भी जा सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन और क्या दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है डोनेशंस, अगर डोनेशन के बारे में और कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये हमारी इनकम है। लाइव मेंबरशिप फीस, ये हमारा क्या रहता है, लाइबिलिटी। फिर दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के होंगे इसमें से हमने प्रॉफिट कमाया 5600, ये भी हमारी इनकम है। फिर यहाँ पे पेमेंट साइड में दिया हुआ है रेंट, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। वेजेस, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर में जाएगा।
ऑनरेरियम एक्सपेंडिचर में जाएगा। बुक्स, अब बुक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है ये डिपेंड करता है। वैसे तो बुक एक्सपेंडिचर में जा सकता है एंड बैलेंस शीट में भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ है आगे। ऑफिस एक्सपेंसेस ये हमारा एक्सपेंडिचर है। 3% फिक्स डिपॉजिट ये हमारा एसेट होता है। अब आगे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2018, एक इन्वेस्टमेंट की डेट दी हुई है कि कब हमने इन्वेस्टमेंट किया, किस डेट पे। और यहाँ पे जो 3% लिखा हुआ है, ये 3% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है हमको उस पर 3% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट की इनकम हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बिकॉज रिसिप्ट साइड में हमको इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, बट हमारी इंटरेस्ट तो ड्यू हुई होगी, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं एफडी किया है 3% पे 80,000 का 1 अक्टूबर को। तो ये इंटरेस्ट का हमको कैलकुलेशन करना है। फिर हमको दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस कैश इन हैंड 2000, कैश एट बैंक 24,200। ये 2 बार रिपीट कर दिया, तो इसको मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ, ये काम का नहीं है, ये दोनों यहाँ पे टोटल होके यहाँ पे शो हो रहा है। आगे इंफॉर्मेशन में हमको दिया हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑफ ₹2 लाख। ये हमको क्या दे दिया है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब क्या, ये बुक्स का जो 2 लाख रुपया है ये क्या है, हमारा ओपनिंग बैलेंस है बुक्स का। फिर दिया हुआ है हमको फर्नीचर, ये भी बिगिनिंग में है, 85,000 का हमारा एसेट है ओपनिंग में, ये भी हमारा एसेट होता है, ये भी ओपनिंग एसेट है। फिर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 3500। क्या दिया हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 3500, ठीक है, हमारा ओपनिंग बैलेंस का एसेट है और हमको सब्सक्रिप्शन का इनकम निकालने के लिए हेल्प करेगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4500, ईयर के एंड में कितना बोला यहाँ पे हमको 4500 का एरियर है। इसमें दिया हुआ है 6 मंथ रेंट वॉज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब क्या, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 6 मंथ का रेंट ड्यू था और एंड में भी 6 मंथ का रेंट ड्यू है, तो इसका क्या एडजस्टमेंट होगा इसको हम लिखेंगे। फिर हमको दिया हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 के लिए हमको क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड इट्स बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अब देखो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने बोल दिया 31 मार्च के लिए, बट बैलेंस शीट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैपिटल, इसके बारे में हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, विदाउट कैपिटल हम इसको बना भी नहीं पाएंगे। तो कैपिटल निकालने के लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, बिकॉज जब तक ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी तब तक हमको कैपिटल पता नहीं चलेगा, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने से कैपिटल हमारा क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। आगे लिखा हुआ है आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रेस्पेक्टिवली। हमको क्या करना है, 5,000 फर्नीचर पे एंड बुक्स पे 11,300 का वैल्यू राइट डाउन करना है। तो अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि बुक में हमको क्या बोला हुआ है, डेप्रिसिएशन लगाओ, कितने का 11,300 का किसमें लगाना है, बुक्स पे। तो यहाँ पे हमको बुक्स का कंजम्पशन निकालने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्टली दे दिया है कि 11,300 का हमारा कंजम्पशन है, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में शो करने बोला हुआ है। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट बनाते हैं, ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड है, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर। क्वेश्चन में जहां जहां पे इनकम दिया हुआ है पहले हम उन चीजों को ट्रीट करते हैं और फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले दिया हुआ है एंट्रेंस फी, यहाँ पे लिख देंगे हम बाय एंट्रेंस फी ₹25,500। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको वर्किंग नोट में शो कर रहा हूँ, तुम चाहो तो इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका वर्किंग नोट में यहाँ पे नीचे बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड 1,60,000। फिर हमको नेक्स्ट दिया हुआ है बिगिनिंग में कितना एरियर था हमारा, 3,500 का एरियर था। इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अमाउंट 3,500 माइनस हो जाएगा।
उसी तरीके से एंड ऑफ द ईयर में जो सब्सक्रिप्शन है 4500 का, इसको ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 4500, हमारा आ जाएगा 1,61,000। ये तुम्हारी इनकम में शो करेंगे हम, तो लिख देते हैं हम 1,61,000। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है डोनेशन, यहाँ पे शो करेंगे हम बाय डोनेशन 16,500। इसके बाद दिया हुआ है हमको लाइफ मेंबरशिप पे, ये हमारे इनकम में नहीं आएगा, ये हमारे जाएगा बैलेंस शीट में, तो इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे। फिर दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, हमारे पास अलग से एंटरटेनमेंट फंड नहीं है, अगर एंटरटेनमेंट फंड होता तो ये प्रॉफिट उस फंड में जाके ऐड हो जाता, तभी फंड ना होने की वजह से ये क्या है हमारा इनकम में शो कर देंगे। तो बाय एंटरटेनमेंट प्रॉफिट 5600। अब आते हैं हम यहाँ पे पेमेंट साइड पे, यहाँ पे दिया हुआ है बाय रेंट, रेंट हमारा खर्चा है टू रेंट, बट रेंट के लिए कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तो उसको हम देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 बना के। यहाँ पे हमको दिया हुआ है रेंट पेड 16,800 और नीचे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 6 months रेंट वाज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब क्या, साल के स्टार्टिंग में 6 मंथ का रेंट ड्यू था, साल के एंड में भी 6 मंथ का रेंट ड्यू है, तो 6 महीना पिछले साल का पे कर रहे हैं हम, 6 महीना इस साल का पे कर रहे हैं। कैसे ये हुआ, देखिए यहाँ पे 6 मंथ ऑलरेडी हमको देने का था, ऑलरेडी ड्यू हो चुका था, ये हम दिए नहीं थे, तो 6 मंथ पेंडिंग है। करेंट ईयर में 12 महीना और पेंडिंग रहा, टोटल कितना मंथ हुआ 18 मंथ। अब 18 मंथ में 6 मंथ बचा हुआ है, कितना हुआ एक्चुअल में 12 मंथ का ही पे कर रहा हूँ। ये 6 मंथ कब का है, प्रीवियस ईयर का है, ये करंट ईयर का है। अब इसमें से 6 मंथ आउटस्टैंडिंग है, ये कब का है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अब यहाँ पे ये 16,800 है, ये क्या है पूरे 12 मंथ्स का, सही है। बट इसमें से जो 6 महीने का जो तुम पे कर रहे हो, ये कब का पे कर रहे हो, प्रीवियस ईयर का पे कर रहे हो तुम, कितना 8400। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारे ओपनिंग ऑफ द ईयर में या बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 8400 की लायबिलिटी थी रेंट आउटस्टैंडिंग, उसी तरीके से बाकी 8400 जो तुम पे कर रहे हो, इसमें से 8400 करंट ईयर का पे कर रहे हो। और जो 6 महीना है तुम्हारा, जो तुम्हारा अभी भी बचा हुआ है, वो कब का है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कितना 6 मंथ का 8400। अब देखो यहाँ पे अगर तुम टोटल पैसा दे देते, अगर तुम टोटल दे देते तो तुम्हारी लायबिलिटी खत्म हो जाती, बट क्या हो गया यहाँ पे, ये करेंट ईयर का 8400 तुम पे किए हो और ये करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो ये जो 16,800 है ये तुम्हारा क्या है एक्सपेंडिचर में आएगा, ये 8400 तुम्हारी ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी आएगा, और ये जो 8400 है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में तुम्हारी लायबिलिटी आएगी। इसको हम शो करते हैं यहाँ पे रेंट का 16,800, बिकॉज हमको पूरे करेंट ईयर का खर्चा दिखाना है, चाहे तुम पे किए हो या ना किए हो। तुम करेंट ईयर में 8400 पे किए हो, करेंट ईयर का 8400 पे किए हो, एंड 8400 पे नहीं किए हो जो तुमको पे करना पड़ेगा, बट ये तुम्हारा खर्चा है। नेक्स्ट दिया हुआ है तुमको वेजेस 24,500। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी क्या है तुम्हारा खर्चा है 7,200 का। फिर दिया हुआ है ऑनरेरियम, ऑनरेरियम भी हमारा क्या होता है खर्चा रहता है 43,500। फिर दिया हुआ है बुक्स, अब बुक्स के बारे में तुमको बोल चुका है कि बुक्स को राइट ऑफ करो कितना 5,000 से। फिर दिया हुआ है बुक्स, बुक्स के बारे में तुमको ऑलरेडी बोल चुका है कि 11,300 बुक्स में तुमको राइट ऑफ करना है, और ये जो 21,300 है इसका क्या करेंगे हम, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब क्लियर करूंगा। यहाँ पे दिखाते हैं अपन टू बुक्स 11,300। नेक्स्ट टू ऑफिस एक्सपेंस 45,000। नेक्स्ट टू फिक्स डिपॉजिट, ये फिक्स डिपॉजिट क्या है हमारा एसेट है, इस पे जो इंटरेस्ट की बात है तो यहाँ पे हम उसको देखते हैं। तुम फिक्स डिपॉजिट किए हो 1 अक्टूबर 2018 को, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमको 31 मार्च 2019 को। इन दोनों में जो गैप है वो 6 मंथ का गैप है,
तो तुमको इंटरेस्ट 6 मंथ का मिलना चाहिए था, जो तुमको रिसीव नहीं हुआ है, नहीं तो रिसिप्ट में दिखाता। तो रिसीव नहीं हुआ है, बट 6 महीने का इंटरेस्ट तो हम कमा लिए, बिकॉज टाइम जा चुका है 6 महीने का। यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे और इस इंटरेस्ट को हम अभी इनकम में शो करेंगे, और इंटरेस्ट एक्रूड को भी हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 80,000 इंटू 3% इंटू 6/12। ये जो अमाउंट आएगी 1200, इसको हम यहाँ पे इनकम में शो करेंगे बाय एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट 1200। इस चीज को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बिकॉज ये हमारी 1200 की इनकम जनरेट हुई है, हमको अभी तक मिली नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना कि तुम किस चीजों को भूल मत जाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5000 ये तुम भूल गए थे, इसलिए मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम लाइन से जाते रहो और कोई चीज को मिस मत करो। यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5000। अब हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम क्या करना है, टैली करना है, और जो दोनों में जो डिफरेंस आएगा, अगर इनकम साइड एक्सेस है तो वो हो जाएगा हमारा सरप्लस, अगर एक्सपेंडिचर साइड एक्सेस है तो हो जाएगा हमारा डेफिसिट। तो हम इसको चेक करते हैं। हमारे इनकम साइड का टोटल आ रहा है 2,98,800, और हमारे एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आ रहा है 1,53,300। अब जो डिफरेंस है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो ये हमारा आएगा सरप्लस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू सरप्लस। दोनों का डिफरेंस 56,500। ये दोनों हो गया हमारा टैली। ये जो सरप्लस आया है 56,500, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको कैपिटल में ऐड करना है। ये हो गया हमारा कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हमको नेक्स्ट बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए तुमको पहला चाहिए कैपिटल, क्योंकि कैपिटल कहाँ से निकलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो किस तरीके से हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, इसको हम देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इसके लिए हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये सर हमारी लायबिलिटी है, ये हमारा अमाउंट, एसेट, अमाउंट। स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले दिया हुआ था बुक्स 2 लाख, यहाँ पे शो कर देंगे। ये कब का था, तुम्हारे ओपनिंग का था। फिर हमको दिया था फर्नीचर 85,000। नेक्स्ट हमको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, यहाँ पे लिख देते हैं हम कैश 10,000, बैंक 21,900। फिर हमको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 3,500। ये क्या है, हमारा एसेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,500 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, इसलिए ओपनिंग में आ रहा है। फिर हमको दिया हुआ था 6 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में, मतलब क्या हमारी लाइबिलिटी थी ये रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट पेबल कितना था 6 मंथ का। तो 16,800 तुम्हारा ईयरली है टोटल, 6 मंथली करेंगे तो डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 8,400। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम यहाँ पे इसको टैली करते हैं। हमारा एसेट साइड का टोटल आ रहा है 3,20,400। लाइबिलिटी भी सेम आनी चाहिए, बिकॉज एसेट एंड लाइबिलिटीज मस्ट इक्वल 3,20,400। जो तुम्हारा लाइबिलिटी साइड का डिफरेंस है वो है हमारा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, वो आ जाएगा हमारा 3,12,000। इस तरीके से हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है, जिसके लिए हमको बनाना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस शीट। अब हम बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिससे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस शीट ऑफ रॉयल क्लब एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। अब जो जो हमारा एसेट है लायबिलिटी उसको हम
शो कर दिया। सबसे पहले बुक्स, तुमको यहाँ पे दिया हुआ था ओपनिंग तुम्हारे पास 2 लाख की है, यहाँ पे देखते हैं ओपनिंग 2 लाख। नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ था बुक्स हम परचेज किए हैं 21,300 का, टोटल हो गया हमारे पास 2,21,300। इसमें हमको क्वेश्चन में आगे बोला हुआ था कि हमको बुक्स 11,300 से डेप्रिशिएट कर देंगे, 11,300 हम माइनस कर देंगे, तो ये आएगा तुम्हारा 2,10,000 तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक, यहाँ पे हम इसको शो करेंगे। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर हमको दिया हुआ था ओपनिंग 85,000 का, इसमें से 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, यहाँ पे हम शो करेंगे 80,000। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है 4,500 का सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500। फिर हम शो करेंगे हमारा जो एफडी किया हुआ है 80,000 का, इसको फिक्स डिपॉजिट 80,000। इस पे हमको इंटरेस्ट एक्रू हुआ था जो हमको अभी तक मिला नहीं है, इसको हम शो कर देंगे इंटरेस्ट एक्रूड, इसका हमने वर्किंग नोट भी बनाया था जो कि अमाउंट आया था 1,200। फिर आएगा तुम्हारा कैश इन हैंड 2,000 एंड कैश एट बैंक 24,200। लायबिलिटी साइड पे आते हैं, सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है जो कि हमारा आया था 3,12,000। तो हम ऐड करेंगे सरप्लस 56,500, ये टोटल होगा हमारा 3,68,500। इसके बाद हम दिखा देंगे यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फी हमारी लाइबिलिटी है, लाइफ मेंबरशिप फी 25,000। नेक्स्ट हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग था, रेंट आउटस्टैंडिंग 8,400, ये होगी हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। हमें टोटल शो कर देंगे हम 4,19,000, 4,19,000, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। अब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, थोड़े से चेंजेस रहते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हमको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली हमारा कंसेप्ट यही रहता है किस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग कंसेप्ट या क्वेश्चन तो हमारे इंस्टाग्राम या मेल या व्हाट्सएप करके क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।